जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें हिंदुओं को टारगेट बना करके मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति को छीना जा रहा है, हिंदुओं की जो लड़कियां हैं उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। और ये ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, ये पिछले काफ़ी समय से लगातार चल रहा है। जो हिंदू धर्म गुरु है को जेलों में डाला जा रहा है, उनके हालात इतने ख़राब है कि अब उनको वकील तक मिलना मुश्किल हो गया है। और इन सब के ऊपर आरएसएस ने गहरी चिंता जताई है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर भारत सरकार इन सब में कर क्या रही है, या सिर्फ हाथ पे हाथ धर के बैठी है। तो इन सब को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि अब तक बांग्लादेश में हुआ क्या है। इन सब की शुरुआत होती है साल 2023 में, जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। इस सरकार का झुकाव भारत के साथ साथ चाइना की तरफ भी काफ़ी बढ़ गया था। यहाँ तक कि बांग्लादेश की जो सरकार है वो चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम का भी हिस्सा बनने को तैयार हो गई थी। यह बात अमेरिका को नापसंद आनी थी, नापसंद आई। इसके बाद में 3 मई 2023 को विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि उस समय अमेरिका की जो बाइडेन सरकार थी उसमें उप विदेश मंत्री थी, उन्होंने एक मीटिंग में शेख हसीना को बातों बातों में ये कहा कि जो अमेरिका है वो बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका का मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। शेख हसीना की सरकार ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया कि हम ऐसा कुछ भी अपनी धरती पर नहीं होने देंगे। इसके बाद में विक्टोरिया न्यूलैंड का जो दौरा था वो 3 दिन से बढ़कर के 6 दिन का हो गया। इन एक्स्ट्रा 3 दिनों में वो कई लोगों से मिली, बहुत से जो विपक्षी पार्टी उनसे मिली, साथ साथ में एक बड़े नाम से भी मिली। वो नाम था मोहम्मद यूनुस का। देखिए, मोहम्मद यूनुस कोई और नहीं था बल्कि अमेरिका के जो डीप स्टेट प्रोग्राम होता है उसके तहत रेडी किया हुआ एक बंदा होता है। अमेरिका की डीप स्टेट कुछ इस तरह से काम करती है कि वहाँ पर वो दुनिया जहान में ऐसे लोगों तैयार कर लेती है कि जब ज़रूरत पड़े तो ये लोग अमेरिका के इशारे पर उस देश की सरकार को गिरा सके, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सके। ये डीप स्टेट का काम होता है। इसके बाद न्यूलैंड वापस अमेरिका जाती है और वहाँ से $202 मिलियन वो भेजती है बांग्लादेश में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों तक बढ़ता है। जिसमें एक होता है BRAC यूनिवर्सिटी, मोहम्मद यूनुस, और साथ साथ में एक नाम होता है ISI का, जहाँ पर इनडायरेक्टली पैसा पहुँचता है। BRAC यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जहाँ से पहली बार शेख हसीना सरकार के ख़िलाफ़ में पूरा आंदोलन चलना शुरू हुआ था, उनके खिलाफ़ में प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था। इन प्रोटेस्ट के बाद में फाइनली 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन लेटर वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वकर-उज़-जमान को सौंप करके और बांग्लादेश से न्यू दिल्ली आ जाती है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, जो वकर-उज़-जमान है वहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो शेख हसीना के ही दूर के रिश्तेदार हैं और उनके सपोर्टर भी माने जाते हैं। उन्होंने एक सेफ़ पैसेज बनाया शेख हसीना के बांग्लादेश से भारत आने का। भारत आने के बाद सबसे पहले अजीत डोभाल शेख हसीना से मिलते हैं और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा करते हैं। उधर बांग्लादेश में अमेरिका डीप स्टेट के माध्यम से मोहम्मद यूनुस की सरकार बनवा देती है। इसके बाद से ही पूरे बांग्लादेश में एक के बाद हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज़ पर टारगेट किया जाता रहा। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2024 को चिन्मय दास, जो कि इस्कॉन फाउंडेशन के बांग्लादेश के चीफ होते हैं, उनको बांग्लादेश में एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया जाता है देशद्रोह के आरोप में। वो तब से अब तक बांग्लादेश की जेलों में बंद है। उनके वकील की हत्या तक कर दी गई है। इधर अक्टूबर 2024 के महीने में मोहम्मद यूनुस अमेरिका पहुंचता है और वहां पर एलेक्स सोरेस, जो कि जॉर्ज सोरेस का बेटा होता है, उससे मिलता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जॉर्ज सोरेस वो इंसान है, वो अमेरिकी खरबपति है जो दुनिया जहान में सरकार गिराने का काम करता है। मोहम्मद यूनुस अमेरिका में जॉर्ज सोरेस को अपना एक ख़ास दोस्त बताता है। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे मन से नहीं है, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस $202 मिलियन की बात मैंने शुरुआत में आपको बताई थी, उनमें से कुछ पैसा जमात उल अंसार नाम के एक ग्रुप तक पहुंचता है। ये एक उग्रवादी ग्रुप होता है। भारत सरकार ने इसको बैन भी कर रखा था। इस ग्रुप का मेन काम ये है कि दुनिया जहान के हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज़ पर, कुल मिलाकर जो गैर इस्लामिक लोग हैं उन पर अत्याचार करना, उनको समाप्त करना। इन पैसों के माध्यम से ये ग्रुप यही काम करता रहता है बांग्लादेश में। तब से अब तक लगातार ये ग्रुप बांग्लादेश में एक्टिव है। दोस्तों, इन सब के बीच में नवंबर 2024 के में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाती है और बांग्लादेश में USAID का जो पैसा आ रहा था वो आना बंद हो जाता है। इसके बाद में एलेक्स सोरेस, जो जॉर्ज सोरेस का बेटा था, 29 जनवरी 2025 को बांग्लादेश पहुंचता है और वहां की सरकार से आगे की रणनीति बनाने के लिए बातचीत करता है। इस समय तक अमेरिका के अंदर सरकार बदल चुकी थी और बांग्लादेश सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर था कि अपने सारे जो काले धंधे हैं इनको बंद कर दे।
हालांकि इन सब का लिंक मणिपुर के दंगों से भी जुड़ा हुआ है, पर इसकी बात मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, जो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, अभी इतना समय है नहीं। सरकार बदलने के बाद में बहुत से लोग जो पाकिस्तान के समर्थक होते हैं वो बांग्लादेश में एक्टिव हो जाते हैं, वो पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में ISI के चीफ 21 से 24 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान से बांग्लादेश की विज़िट करते हैं। रिपोर्ट यहाँ तक ही आती है, वो भारत के चिकन नेक तक पहुँच जाते हैं, पर ये खबरें झूठी थी, एक तरह से फैलाई हुई खबरें थी। अब इन सब के बीच में आपके मन में आ रहा होगा कि भारत सरकार कर क्या रही थी इसके बीच में। देखिए, भारत सरकार कूटनीतिक दबाव लगातार बांग्लादेश पर बना रही थी। सबसे पहले जो काम हुआ इसके अंदर वो था कि अदानी ने अपनी बिजली जो बांग्लादेश को जाती है उसको बंद किया। बहुत सारी सप्लाईज जो बांग्लादेश को जाती है भारत सरकार के रूट से उसको बंद किया। जो बॉर्डर हमारे हैं उनको कम्प्लीटली सील कर दिया गया ताकि वहाँ के लोग इधर ना आ सके, जो उग्रवादी संगठन है वो इधर ना पहुँच सके। इन सब के बाद में एक दिन आता है 31 दिसंबर 2024 का, जब डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ट्वीट करना कौन सी बड़ी बात है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में काफ़ी पावरफुल इंसान है, पूर्व राष्ट्रपति थे उस समय, अब राष्ट्रपति हैं इस समय। ऐसे लोगों को हर आदमी बहुत सीरियसली लेता है, उनकी ट्वीट्स को संभाल के रखा जाता है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। दुनिया जहान के लोग डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये प्रेशर बनता है वहाँ की सरकार के ऊपर। ये कुल मिलाकर एक तरह से साइकोलॉजिकल वार होती है किसी भी देश के खिलाफ। इधर भारत का RAW बांग्लादेश की जो विपक्षी पार्टी होती है BNP पार्टी, उससे बातचीत करता है और उसको समझाता है कि आपका दुश्मन सिर्फ शेख हसीना नहीं है, मोहम्मद यूनुस भी है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश में चुनाव नहीं कराएगा या जब तक पॉसिबल उसको टालेगा। अगर आप सिर्फ शेख हसीना को अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। और इस तरह से वो BNP पार्टी को भी अगेंस्ट में खड़ा कर देते हैं मोहम्मद यूनुस के। देखिए, मोहम्मद यूनुस काफ़ी समय से चुनाव को टाले जा रहा है। वो चाहता है संविधान में संशोधन करना और जो वोटिंग की एज है उसको 18 से कम करके 17 साल कर देना, ताकि जो स्टूडेंट का समर्थन उसको प्राप्त है वो सब लोग वोटर में बदल जाएं और उसका फ़ायदा उसको चुनाव में हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है जो वोटरों में बदल जाएगी। इसके बाद से BNP पार्टी का भी विरोध लगातार शुरू हो जाता है यूनुस के खिलाफ में बांग्लादेश के अंदर। और दूसरी तरफ बांग्लादेशी आर्मी के चीफ बकर-उज़-ज़मान 6 नवंबर 2024 को भारत के अपने जो समकक्ष होते हैं उनसे वर्चुअल मीटिंग करते हैं और ये बताते हैं कि भारत को उनका पूरा समर्थन है। इसके बाद उनके एक जूनियर जो ISI का मोहरा होता है उसके द्वारा 13 मार्च 2025 को एक ऐसी कोशिश की जाती है जिसमें बकर-उज़-ज़मान का तख्ता पलट करने की कोशिश होती है, पर भारत की RAW के द्वारा सही समय पर बकर-उज़-ज़मान को बचा लिया जाता है। हुआ क्या था कि उनकी फ़्लाइट आ रही थी, उसको लैंड करने से रोक दिया गया था, पर भारत सरकार के एक पहले से इंस्ट्रक्शन के बाद में उनकी जान बच जाती है। तो इन सब के बाद में जो आर्मी चीफ है वो पूरी तरह से अगेंस्ट हो चुके हैं मोहम्मद यूनुस के। यहाँ तक कि प्रेशर बनाने के लिए वो जितनी बटालियंस हैं जो बॉर्डर को छोड़ करके बाकी सभी बटालियंस को वो अब ढाका बुला रहे हैं ताकि प्रेशर क्रिएट किया जा सके वहाँ की सरकार के ऊपर। और इन सब के पीछे भारत की सरकार है वो समय समय पर बांग्लादेश की जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है उससे प्रेशर बनाती रहती है। वो अपने स्टेटमेंट से, अपने जो डिप्लोमेट्स हैं उनके माध्यम से प्रेशर लगातार बना रही है। अभी हाल ही में अजीत डोभाल साहब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं उन सबको उस प्रदर्शनी में दिखाया गया था। डोभाल साहब ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज वहाँ पर दिया था कि भारत की सरकार इन सब चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगी और कोई भी चीज़ों को आप हल्के में न लें, भारत सरकार जब चाहे पलट के जवाब दे सकती है। तो इन सब के बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो ये रहता है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत सरकार को एक मैसेज मिलता है और कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। अभी 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में एक बिम्स्टेक की मीटिंग होने वाली है। इस बिम्स्टेक की मीटिंग में मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करना चाहते हैं। ये पहली बार हुआ है जब मोहम्मद यूनुस ने कोई इस तरह का मैसेज दिया हो। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया है। हम सोच रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे नहीं करेंगे, इस पर हम आगे सोचेंगे। अब आगे क्या होने वाला है, देखिए आर्मी का प्रेशर तो वहाँ पर बन ही चुका है। तुलसी कोबडे के बाद में बहुत जल्दी अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत आने वाले हैं। इस दौरे के अंदर भी वो प्रेशर बनाएंगे बांग्लादेश के अंदर ताकि जल्दी चुनाव हो। कुछ समय बाद में ये तय मानिए आप कि शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाएंगी, वहाँ पर चुनाव होगा। जीतता कौन है ये तो वक्त बताएगा, पर जो चाइना की पॉलिसी है शेख हसीना को हटाना और अपने पसंद की सरकार बनवाना,
वो चाइना की पॉलिसी अमेरिका कभी भी नहीं होने देगा और फाइनली एक अलग सरकार वहाँ पे बनेगी और कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव जल्दी आपको देखने को मिलेगा। इस बारे में जो भी अपडेट आगे मिलेगी हम आपको बताएंगे। आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स लिख के बताइएगा मुझे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।